अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सीपीसी के पॉलिटिकल ब्यूरो की मजलिस कायमा का इजलास, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हांगचू एशियन गेम्स मुलतवी करने का फैसला और आलमी इदारा सेहत के अंदाजे के मुताबिक कोविड-19 की वबा 2 सालों में तकरीबन 15 मिलियन अमवात का मूजिब बन सकती है। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 5 मई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की मजलिस कायमा ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कोविड-19 की वबा की रोकथाम और कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में इंसदाद वबा से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लिया गया और इस हवाले से जरूरी इकदामात इख्तियार किए गए। सीपीसी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने इजलास की सदारत की और एक अहम खिताब किया। इजलास में निशानदही की गई कि कोविड-19 के फैलने के बाद से अवाम और इंसानी जानों को अव्वलीन तरजीह देने के उसूल पर अमल किया गया। डायनामिक क्लियरिंग पॉलिसी पर इसरार किया गया। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इंसदाद वबा के इकदामात को मुसलसल एडजस्ट किया और बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हक़ाइक़ ने साबित किया है कि चीन की पॉलिसी दुरुस्त है। इसके इंसदादी इक़दामात साइंसी और मुअस्सर हैं। आलमी वबा अब भी बुलंद सतह पर है। वायरस के तग़य्युर का अमल अब भी जारी है और वबाई सूरत हाल में अब भी बहुत से गैर यकीनी अवामिल मौजूद हैं। इसलिए अभी सुकून और आराम की सांस लेने का वक्त बहुत दूर है। इजलास में हिदायत दी गई कि डायनामिक क्लियरिंग की उमूमी पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल अमल किया जाए, बैक वक्त बुनियादी ज़िंदगी और ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, मालूमात के इजरा को ज़्यादा मुअस्सर किया जाए, समाजी ख़दशात का फ़आल तौर पर जवाब दिया जाए और वैक्सीनेशन के काम की मजबूती को फ़रोग़ दिया जाए। चीन के मुतअल्लिक़ा क़वानीन व ज़वाबित के मुताबिक रियासती कौंसिल ने सूबा हुनान के शहर चांगशा में रिहायशी इमारत गिरने के अंदोहनाक हादसे की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती टीम कायम करने का फैसला किया है। 29 अप्रैल की दोपहर सूबा हुनान के शहर चांगशा की वांग चिंग्स डिस्ट्रिक्ट में किसी इंजीनियर या माहिर तामीरात की रहनुमाई और मुआवनत के बगैर बनाई गई एक रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई थी। 6 मई तक इसके मलबे तले दबे हुए और लापता होने वाले तमाम अफराद मिल गए, जिनमें से 10 को बचा लिया गया, ताहम 53 अफराद हलाक हो गए हैं। 5 मई को अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की वेबसाइट पर अमरीका में मुतय्यन चीनी सफ़ीर चिंगांग का खुसूसी इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें उन्होंने चीन अमरीका तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और कारोबारी माहौल समेत दीगर सवालात के जवाबात दिए। चिंगांग ने कहा कि चीन अमरीका तिजारती ताल्लुकात दोनों ममालिक नीज़ दुनिया के लिए मुफीद हैं और उम्मीद है कि अमरीका तिजारती ताउन को सियासी रंग देने का सिलसिला बंद करेगा। चीन और अमरीका को आलमी इक्तसादी बहाली के लिए सलाह मशवरा और ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता अशरों में मुतअद्दिद चीनी इदारों ने अमरीका में सरमायाकारी की, जिससे अमरीकी आवाम के लिए रोज़गार के तकरीबन 10 लाख से ज़ायद मौक़े पैदा हुए और इससे अमरीकी सारिफीन और अमरीकी घराने मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अमरीका दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करेगा और सरमायाकारों के लिए मुनसिफ़ाना और काबिल एतबार माहौल फराहम करेगा। 6 मई को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया कि 19वीं एशियन गेम्स, जो कि शेड्यूल के मुताबिक 10 से 25 सितंबर 2022 तक चीन के शहर हांगचू में मुनक्किद होनी थी, मुलतवी कर दी गई हैं। उनका कहना था कि नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी महकमा खारिजा की वेबसाइट पर हाल ही में एक बयान जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के मामले पर रूस के हवाले से गलत मालूमात फैलाने और यूक्रेन के खिलाफ रूस की फौजी कार्रवाई को मंतकी बनाने के लिए कुछ चीनी हुक्काम और मीडिया पर बहतान लगाए गए हैं। अगर आप इस नाम नेहाद बयान को गौर से देखें तो ये झूठ का पलंदा दिखाई देता है, जो कि बजाते खुद जाली और गलत मालूमात हैं। अमरीका का चोर मचाए शोर का तमाशा एक बार फिर साबित करता है कि अमरीका दरअसल झूठ की सबसे बड़ी मशीन है। दुनिया इस हकीकत से नावाकिफ नहीं है कि अमरीकी हुक्काम और ज़राए अबलाग की रिवायत है कि वो सियासी मकासद के हुसूल की खातिर धोखा दही का रास्ता इख्तियार करते हैं। इराक जंग के वॉशिंग पाउडर से लेकर शाम की जंग के वाइट हेलमेट तक ये सब अमरीकी धोखा दही के शाहकार हैं।
यूक्रेन में तनाज़ा शुरू होने के बाद से अमेरिका चीन पर अपनी गलत मालूमात के हमले में एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका, लेकिन झूठ सच को छुपा नहीं सकता। यूक्रेन के मामले पर चीन के मारूजी और मुनसिफाना मौक़िफ़ और तामीरी किरदार को आलमी बरादरी ने तस्लीम किया है। इसके बरक्स अमेरिका रूस को कमज़ोर करने, यूरोप पर काबू पाने, चीन को बदनाम करने और इस तनाज़े से दौलत कमाने की कोशिशों में यूक्रेनी जाल बुनने में मसरूफ़ है और गलत मालूमात फैलाना अमेरिका के यूक्रेनी जाल बुनने के अमल का एक अहम हिस्सा है। 5 मई को मुतअद्दिद अमरीकी ज़राया अबलाग ने बावसूख ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने अप्रैल में यूक्रेन को अहम इंटेलिजेंस फराहम की, जिससे यूक्रेन की फ़ौज को रूसी बहेरा असवद के फ्लैगशिप मॉस्को का पता लगाने और उसे डुबोने में मदद मिली। बाखबर ज़राए के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से मॉस्को के खिलाफ मीज़ाइल दागे जाने से चंद घंटे कबल अमेरिका से तस्दीक की गई कि आया ये जंगी जहाज़ मॉस्को ही है, और अमरीकी फरीक ने मुस्बत जवाब दिया और मकाम की मालूमात फराहम की। रिपोर्ट्स में तबसरा किया गया है कि इससे ज़ाहिर होता है कि अमरीकी हुकूमत रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए खुद पर आयत पाबंदियों में कमी कर रही है, जिससे ये खदशात भी बढ़ते हैं कि अमरीका रूस यूक्रेन तनाज़ात में किस हद तक मुलव्वस होगा। 5 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन बहरान पर बहस की। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे जोंग जुन ने कहा कि यूक्रेन में जंग 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी है और चीन बारहा अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका है। फौरी तरजीह जंगबंदी पर जोर देने की कोशिशों को तेज़ करना है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गुज़श्ता हफ्ते रूस और यूक्रेन का दौरा किया और दोनों ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें फौरी जंगबंदी के हुसूल की खातिर मौसर मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात पैदा करने पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल ने संगीन इंसानी बहरान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की है। चीन इस मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करता है जो तमाम मुतअल्लिका फरीकों की मशावरत से मुमकिन हुई है, और सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के अहम किरदार के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। जोंगजुन ने इस बात पर जोर दिया कि तवील और वसी तनाज़ात के आसार तशवीशनाक हैं। असलहे की तरसील अमन नहीं लाती और तनाज़ात में कोई फातिह नहीं होता। मुज़ाकरात और सिर्फ मुज़ाकरात ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता हैं। रूस और यूक्रेन ने इब्तदाई मुज़ाकरात में भी एक अच्छी बुनियाद कायम कर ली है और उन्हें मुश्किलात पर काबू पाकर मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए मुस्बत हालात पैदा करे और मज़ीद ऐसे काम करे जो सियासी तस्फ़िये के लिए साजगार हों। इसके बरक्स बढ़ती हुई बदअमनी से फ़ायदा उठाने की कोशिशें अखलाकी तौर पर बेहद कमज़रफ़ी और अमली तौर पर बेहद ख़तरनाक हैं और इनसे ख़ुद अपने आप को ही नुकसान पहुँचेगा। 5 मई को आलमी इदारा सेहत के कोविड-19 की वबा से मुताल्लिक हालिया अंदाजे के मुताबिक 2020 और 2021 में तकरीबन 15 मिलियन अफराद इस वबा से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर हलाक हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर जनूब मशरक़ी एशिया, यूरोप और अमरीका के ख़ित्तों में हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के दरमियान कोविड-19 की वबा से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर होने वाली अमवात की कुल तादाद तकरीबन 14.91 मिलियन थी, जबकि असल हद 13.3 मिलियन और 16.6 मिलियन के दरमियान है। 5 मई को अफ़गान अबूरी हुकूमत ने ऐलान किया कि हालिया दिनों होने वाली शदीद बारिशों के बायस अफ़गानिस्तान के 10 से ज़ायद सूबे सैलाब की जद में आ गए हैं, जिससे 20 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत के तहत डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कायम मकाम नायब वज़ीर शरफुद्दीन मुस्लिम ने कहा कि सैलाब हज़ारों मकानात को बहा ले गया है और 100 से ज़ायद मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए हैं। आफतज़दा इलाकों के लोगों ने अबूरी हुकूमत से बुनियादी इमदादी सामान फराहम करने का मुतालबा किया है। सैलाब से मुतासर होने वाले सूबों में कंधार, हलमंद, हरात, बदख्शां, तखार, परवान, कुंदूज, मैदान वर्दक, बगलान, फरियाब, बदगेज़ और जोज़जान शामिल हैं। ताहम बगलान, परवान और बदगेज़ सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बेइजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
河国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। मुख्तलिफ सिलसिलों से सच्चा प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग। सुनिए जानिए CPEC राउंड अप में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पेशरफ्त पर खबरें और तज्जिए। सुनिए चीन की कहानी एक पाकिस्तानी की ज़बानी रेडियो कॉलम में। यहाँ पर मोबाइल्स पे अलर्ट जारी हो जाते हैं कि कल बारिश होनी है या आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होनी है। इसके अलावा दिलचस्प गुफ्तगू और आपके ज़ौक़ के लिए मौसीकी के रंग। ये सब कुछ आपके लिए एक ही प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग में, आपके अपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर के दौरान एक नई इस्तिलाह डिजिटल राहदारी भी सामने आई है। आज हमने इसी मौजू पर बात की है डिजिटल पाकिस्तान के बानी अम्मार जाफरी साहब से। उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि डिजिटल राहदारी का तस्वुर क्या है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का फ़रोग़, चीन की डिजिटल शोबे में तरक्की, डिजिटल तरक्की के नए तस्वुरात और इससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर। एक ब्रेक के बाद आपको अम्मार जाफरी साहब की बातचीत सुनवाते हैं। निकलती जाती जे ओ बड़े मजे लगे लखनऊ हिलांदी जे ओ रंगी 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 गई यार पे रंग ढंगी 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 गई यार पे टंग। तू झूठ बोल या सच बोल, मैं जो करना मैं करना है, दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक। तू नचते पीटते लगते हिटते तेरा जैसा कोई ना, दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ तेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना
24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਮੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਮੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ तू है सोनी बड़ी की करा फिर भी तो है दिल जिस पे आवे और छड़िया न जावे ऐसे वादे सभी लगे ऊंचे अभी जो कोई ना निभावे गैर अपनी मनावे चल छट थोड़ा नच साडी अखियां नु जच काला टिक्का तू लगा बुरी नजरा तो बच तू झूठ बोल या सच बोल मैं जो करना मैं करना है दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक तू नच के बीट पे लगती हिट पे तेरा जैसा कोई ना दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ तेरा 24/7 लक हिलना 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 तेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक 24/7 लक वेलकम बैक जी सामीन। स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं। सामीन, हमारा सिलसिला होता है सी पैक राउंड अप। आज के प्रोग्राम में हमने डिजिटल पाकिस्तान के बानी अम्मार जाफरी साहब से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत डिजिटल राहदारी की तामीर पर बात की है। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। 3 अरब अवाम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। जोग्राफियाई कुर्बत और रब्त की मजबूत जंजीर। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब। बिरादर ममालिक के पायदार ताल्लुकात का आईना। बेमिसाल दोस्ती का शाहकार। ताउन की कड़ी। अजीम मंसूबा। चीन पाक इक्तिसादी राहदारी। समाअत कीजिए चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त के हवाले से खबरों, तजज़ियों, तबसीरों और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम सी पैक राउंड अप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। जी अम्मार जाफरी साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। आपसे पूछना चाहूँगा कि आप डिजिटल पाकिस्तान के बानी हैं और अभी बात की जाए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तनाज़ुर में, तो आपने ये जो डिजिटल राहदारी का तस्वुर भी दिया है, तो हमारे सामीन के लिए आसान अल्फाज में इसकी वजाहत करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हिस्सा है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, अब इसके ऊपर तो गवर्नमेंट्स अब तमाम इदारे काम कर रहे हैं। इसमें इस हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसके ऊपर डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाने चाहिए। वो उसको हमने कहा है इस वक्त पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। इसमें हम कुछ डोमेन्स को लेकर आ रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये फिजिकल रोड है जो चल रही है कि, और एक इसकी डिजिटल रोड होनी चाहिए जिसके ऊपर SDGs, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की चीजें चलनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, अब ये जो सी पैक है ये गेम चेंजर है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का। ये दुनिया का असूल रहा है कि आबादियां आबाद होती हैं पानी के किनारे। आप दुनिया की जितनी पुरानी आबादियां देखेंगे वो कि दरिया किनारे आबाद हुई थी। समुद्र का जो साहिल होता है उसके गिर्द बड़े बड़े शहर आबाद होते हैं। जैसे हमारा कराची है, जैसे
جیسے اگر میں بات کروں نیو یارک ہے، بوسٹن ہے، سڈنی ہے، اس طرح بے شمار چائنا کے اندر بے شمار ایسی بندرگاہیں ہوں گی. بالکل اسی طرح آج کل جو روڈز بنتی ہیں جس کو موٹر وے کہتے ہیں، یا اس کو ہم یہ پوری چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا اکنامک کوریڈور ہے. یہ جو فزیکل روڈ ہے اس کے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اس کی فزیکل جو روڈ ہے اس کی اپنے انفراسٹرکچر، اس کے گرد جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں، چائنا ہی بنا رہا ہے، پاکستان ہی بنا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس روڈ کے جو گرد و جوار میں لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. ان کی ٹریننگ ان چیزوں میں ہونی چاہیے جس کی اس روڈ کے اوپر جو ایکٹیویٹی ہے اگلے 10 سال کی، اس کے اوپر لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے. میں آپ کو اس کی مثال دوں گا. جب یہ روڈ فنکشنل ہو جائے گی فلی، تو جو پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت ٹیکنالوجی زونز بنا رہی ہے وہ بڑے بڑے زونز ہیں. ان زونز میں جو ہیومن ریسورس ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اگر تو وہ جائے گی بڑے شہروں سے، کراچی، لاہور، اسلام آباد سے، تو پھر وہی فیوچر کے مسئلے ہوں گے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو باہر سے کمپنی آ رہی ہیں ان کی ایک نیڈ اسسمنٹ کرنی چاہیے کہ ان کو کس طرح کی مین پاور چاہیے ہوگی. فار ایگزامپل ان کو کمپیوٹر آپریٹرز چاہیے ہوں گے، ان کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لوگ چاہیے ہوں گے، ان کو ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے جو آئی او ٹی کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، انٹرنیٹ آف تھنگس کے اوپر، اور سب سے بڑی بات یہ انڈسٹریل ریولیوشن 4.0 پہ کام کر سکیں. اگر آج ہم ایک پروگرام کے تحت جو ڈیجیٹل پاکستان شروع کر دیا ہے گا، میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ایک پروگرام کے تحت جو خنجراب کا جو بارڈر ہے، پہلا اس کا اسٹیشن ہنزا بنتا ہے. ہنزا سے لے کر گوادر تک جتنی بھی روڈ ہے اس کے گرد جو ٹیکنالوجی زون بن رہے ہیں اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سینٹرز بنا دیں جس کے اندر ہم ہائیبرڈ ماڈل میں کہ لوگ فزیکلی بھی بیٹھے ہوں وہاں پہ اور ریموٹلی ان کو پڑھا بھی رہا ہوں ان چیزوں کو. دیکھیے اگر میں چاہوں کہ فار ایگزامپل دائے میر ہے یا چلاس ہے یا فار ایگزامپل ہنزا ہے، وہاں پہ ایکسپرٹس اویلیبل نہیں ہیں ان چیزوں کا، میں مانتا ہوں گا. لیکن اگر وہاں پہ انٹرنیٹ موجود ہے، اگر وہاں پہ ایک اسٹڈی سینٹر بنایا جائے جو ہم بنا رہے ہیں اس وقت، اور ہائیبرڈ ماڈل میں یعنی فزیکلی لوگ بیٹھے ہوں وہاں پہ، کیونکہ آن لائن جو ٹریننگ ہے اس کا بہت بڑا ڈائلیما ہے پاکستان میں اس وقت. کبھی آپ کے پاس بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ایک ٹیکنالوجی گیپ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جو سی آئی ٹی اسٹڈی سینٹرز ہم بنا رہے ہیں اس روڈ کے ساتھ ساتھ، ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ فوری طور پر رابطہ کریں ہمارے ساتھ. اگر آپ کے پاس کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ کچھ بچے بچیاں بیٹھ سکتے ہیں تو آج وقت ہے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کا اس پورے روٹ کے اوپر. دیکھیے خنجراب سے لے کر اسلام آباد تک روڈ گزر رہی ہے، جی بی سے گزر رہی ہے، جی بی کے بعد کے پی سے گزر رہی ہے، کے پی کے بعد یہ کچھ حصہ پنجاب سے گزر کے پھر یہ باقی یعنی کہ بلوچستان میں انٹر ہو جاتی ہے. اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آلریڈی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ان کو چھوڑ کر جہاں ڈیولپمنٹ کم ہوئی ہے ان کے بچوں بچیوں کو آج ٹرین کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سارا کام گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا، اس کے لیے انٹرپرینورز کو آگے آنا پڑے گا، اس میں جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن باہر بیٹھے ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا. پہلا ہو گیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو کہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ ہے ایک، تو اس سے وہ ختم ہوگا. اس میں جو گورنمنٹ کے جتنے پروگرامس ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے. نمبر 1، اس وقت جو ہمارا یہ جو انڈسٹریل زون اتھارٹی ہے ہماری، یہ لوگوں سے زمین کے اوپر باقاعدہ ایگریمنٹس کر کے وہاں پہ انڈسٹری اسپیسیفک چیزیں بن رہی ہیں. صحیح. تو ہمیں بھی انڈسٹری اسپیسیفک ہیومن ریسورس تیار کرنی چاہیے اور اس کے لیے وقت آج ہے. دیکھیے اگر ہماری یونیورسٹی نے 10 سال پہلے یہ ریسورس پیدا کیا ہوتا تو آج ہم سیلف سفیشینٹ ہوتے. چلے ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی یہ کام سب کو مل کے کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ڈیجیٹل پاکستان ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سی آئی ٹی اسٹڈی سینٹر بنا رہا ہے. اس کے لیے 4 پارٹنرز ہیں. ایک پارٹنر وہ ہے جو فیسلٹی اونر ہے جس کے پاس فیسلٹی موجود ہے ٹریننگ کی فزیکل لیکن کنٹرول انوائرمنٹ میں. اس کے پاس 24/7 بجلی، 24/7 انٹرنیٹ ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کا بندہ ہونا چاہیے. نمبر 1. دوسری جو پارٹی ہے وہ ہے پڑھانے والے لوگ، ریسورس پرسنز. وہ نیچرلی بڑے شہروں میں ہوں گے، یونیورسٹیز کے اندر ہوں گے، ایون جو ملک سے باہر ہیں وہ ان کو پڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی چائنا کی کمپنی اگر پاکستان آ رہی ہے، ان کو 1.5 سال کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ چاہیے تو اپنی ریکوائرمنٹ دے دیں ہمیں،
ہم کورسز شروع کر دیں گے. بائی دا ٹائم دے ول کم اینڈ سیٹل ہیئر تو ایک 500,000 لوگوں کی تیار ہوگی. وہ ہمیں کہیں گے جی ان کو اس چیز میں ٹرین کریں آپ نا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ویب سائٹس, یہ جتنی لو اینڈ سکلز ہیں, مڈل اینڈ سکلز ہیں, سائبر سیکورٹی کی بہت بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے, ڈیٹا فریزز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. ان تمام کو نیڈ اسسمنٹ کر کے, جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں اس وقت, یونیورسٹی سے رابطے کر کے, گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کر کے, ہم ایک ایسا فریم ورک ایکو سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر تمام جو یہ کردار ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ ادارے ہیں, چاہے وہ لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایک پالیسی کے تحت ایک فریم ورک میں کام کر سکیں. جی عمار جعفری صاحب, آپ سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ سامعین کو اچھی موسیقی بھی سنواتے ہیں. جانے کیوں لگتا ہے یوں کوئی ہے میرے روبرو, میں دیکھوں جہاں نظر نہ آئے تو ہے کہاں کوئی, مجھے یہ بتائے کیسا دل پہ وار کیا رے, جینا مجھ سے مورا جیا رے, جیتے جیتے مار دیا رے. البیلا اب ملے تو ڈھول باجے دھما دھم, اپنا جیون ایک سمندر, تو ہے سی پی اس کے اندر, اور موتی جگمگائے چماچم. کیسا دل پہ وار کیا رے, جینا مجھ سے مورا جیا رے, جیتے جیتے مار دیا رے.
वेलकम बैक। जी सामिन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे अम्मार जाफरी साहब से और उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत डिजिटल राहदारी की तामीर क्या है, इसकी क्या अहमियत है और मुस्तकबिल में डिजिटल राहदारी पाकिस्तान के लिए क्या तरक्याती इम्कानात ला सकती है। तो आइए अम्मार जाफरी साहब से बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। जी अम्मार जाफरी साहब, इस वक्त सी पैक के हवाले से जैसा कि आपने कहा कि जो डिजिटल इम्कानात हैं वो तो पैदा यकीनी तौर पर हो रहे हैं, चूँकि चीन भी इस हवाले से काफ़ी आगे है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में वसाइल की तरक्की को आगे बढ़ाया जाए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं सर कि मुस्तकबिल में इन्हीं बुनियादों पर एक मजबूत डिजिटल पाकिस्तान सामने आएगा? इंशाअल्लाह ताला। देखिए, कहते हैं यू कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में दो चीजें ऐसी हैं जिसको हमें फौरन लिवरेज करना चाहिए, एक हमारी यूथ और एक हमारा टूरिज्म। ये बहुत दो चीजें मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इत्तेफाक से इस पूरे रूट के ऊपर टूरिज्म हुंजा से प्रमोट होना शुरू होगा। सवाल ये है कि ये जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी इस रूट के ऊपर, उससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा। हम 17, 18, 19 को हुंजा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हम चाहेंगे कि उसको आप अभी से प्रमोट करना शुरू करें। सही। उसमें हम 2 दिन एक्टिविटी कर रहे हैं। एक दिन कर रहे हैं एसडीजीज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि वो ग्लोबल एजेंडा है डेवलपमेंट का और चाइना के अंदर इस पे बहुत काम हो रहा है। और दूसरा एक दिन हम पूरा लगा रहे हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर। देखिए, पूरी दुनिया में टूरिज्म का और इलाकों की डेवलपमेंट का चोली दामन का साथ है जी। अनलकी हमने टूरिज्म को सिर्फ उन इलाकों में जाना, वहाँ अच्छे खाने खाना और वापस आ जाना, जबकि जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जगहें हैं, उनको एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड किया जा रहा है, ताकि जब लोग जाएं वहाँ पे 2-3 हफ्ते के लिए, तो उनकी जब फैमिलीज एंजॉय करें तो वो वहाँ से कुछ पढ़ लिख कर आए वहाँ पे। इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और एक और चीज जरूरी बताना चाहूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है, इसमें कोई काम आइसोलेशन में आप नहीं कर सकते। वहाँ पे बिजली पहुंचाना, इंटरनेट पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, रेगुलेटर चीजों को रेगुलेट करे, ये सब गवर्नमेंट का काम है। लेकिन उसके जो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है वो सब प्राइवेट सेक्टर का काम है। मैं समझता हूँ कि जो चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त सी पैक के ऊपर, अगर ये एक प्लान के तहत चले और तमाम लोग मिल के काम करें जो पूरी दुनिया में हो रहेगा, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि हम अगले 2 से 3 सालों के अंदर एक बिल्कुल जो कहते हैं ना एशियन जायंट बन के सामने ना आए। सही। सर, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि चूँकि चीन की तरक्की है, आप इस हवाले से बगौर आपका मुशाहिदा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि चीन की इस तरक्की को सामने रखते हुए पाकिस्तान में जो डिजिटल तरक्की है, इसमें क्या ऐसे नए तसव्वुरात हैं जिन पर अमल पैरा होना आज के दौर में लाजिम हो चुका है? देखिए, जो डिजिटल तरक्की है ना, उसका ताल्लुक डिजिटल एजुकेशन के साथ है। इत्तेफाक से जो हमारा एजुकेशन है, सिस्टम है, उसमें जो हमें बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। जो कॉलेज में पढ़ाना चाहिए हम एक्सपेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बाहर जाके सीखेंगे। यही बहुत बड़ा गैप है कि हमारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसमें यूनिवर्सिटियां वो बच्चे नहीं पैदा कर रही जिसकी इस वक्त डिमांड बाहर की दुनिया में है। बाहर की दुनिया में जमाना है सर्टिफिकेशंस का, बाहर की दुनिया में जमाना है प्रूवन स्किल सेट्स का। ये जो किताबी नॉलेज है ये सब गूगल पे चला गया है, यूट्यूब पे चला गया है। जब तक आपको हैंड्स ऑन काम करना नहीं आएगा विद प्रूवन स्किल सेट, लेट मी रिपीट अगेन, जिसकी कोई यानी कि इसमें कोई शक ना हो कि आदमी ये काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जो 3D मॉडलिंग है उसके ऊपर दुनिया में घर बन रहे हैं इस वक्त, और हम यहाँ पे चाय की पहले नहीं बना सकते 3D मॉडलिंग को इस्तेमाल करके। अनलकीली कुछ दिन पहले तक 3D प्रिंटर्स पे पाबंदी थी यहाँ पे, खैर थैंक गॉड वो अभी रिलैक्स हुई है। लेकिन जिस तेजी से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, इत्तेफाक से हमारे यहाँ उस तेजी के साथ चीजों को समझा नहीं जा रहा है। वो एक शायद ने कहा था ना कि देर कर देता हूं मैं, तो हम हर काम में इस वक्त देर कर रहे हैं। जो काम आज करने का है हम हमारी सोच ये है कि चलो ईद के बाद करेंगे, फिर मुहर्रम के बाद करेंगे, फिर बकरीद के बाद करेंगे। इस तरह जो है वो कौमें तरक्की नहीं करती। मैं समझता हूँ आज इस बात की जरूरत है कि तमाम सरकारी इदारे, तमाम मीडिया, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम NGOs, तमाम टेलीकॉम के और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के इदारे मिलकर एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाएं, उसके अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, और एक फ्रेमवर्क के अंदर हर आदमी अपना काम करे
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इसको रेगुलेट करेगी, आपका ये काम है, ये आपने करना है। एक और चीज़ अमार जाफरी साहब, चूँकि जब तरक्की की बात की जाती है, बिलखुसूस अगर इसी डिजिटल तरक्की की ही बात की जाए, तो चीन में हमारा ये मुशाहिदा है कि यहाँ पर चाहे देही इलाके हों या फिर शहरी इलाके हों, ई कामर्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से जब सनती जोन्स बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज काम करेंगी, तो जो ई कामर्स का शोबा है क्या इम्कानात ला रहा है इस वक्त? अच्छा, ई कॉमर्स जो है ना, बेसिकली उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज में जो प्रोडक्शन जहाँ से हो रही होती है, उसका माल पहुँचाना होता है जहाँ पर वो चीज़ पहुँची जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आता है सप्लाई चेन। इत्तेफाक से हमने ये जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह जो अमेज़ॉन पे काम शुरू किया, तो हमने लोकल प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग नहीं की, उसकी ब्रांडिंग नहीं की, उसकी ट्रेंडिंग नहीं की हमने। उसकी वजह से हमें एक सीरियस प्रॉब्लम आ रही है। पूरी दुनिया में अमेज़ॉन जो है वो कामयाब है, हमें उसके सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस वक्त। इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो ई कॉमर्स है उसके वो बुनियादी असूल हैं, उन असूलों पे कारबंद रह कर ही हम चल सकते हैं। ये जो है ना, मनी बैक गारंटी, सप्लाई चेन, क्वालिटी एश्योरेंस, जो वादा किया वो डिलीवर किया जाए, ये इसके बुनियादी असूल है। सही। वरना जिस तरह आप दुकान पे जाके 6 चीजें देख कर इसे खरीदते हैं, अब ये बिल्कुल यही इन्वायरमेंट आ गए हैं आपके ई कॉमर्स के ऊपर कि जहाँ पे चीज बन रही है प्रोडक्शन में, जो ऑर्डर दिया गया है ऑनलाइन वही चीज सप्लाई हो। अगर उसमें 19-20 का फर्क हो तो उसमें मनी बैक गारंटी और वो चीजें फौरन वापस ली जाए। जो एस्क्रो सिस्टम्स है पूरी दुनिया के अंदर वो काम कर रहे हैं, हमें उन तमाम सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए कवानीन की ज़रूरत है, इसके लिए वो तमाम प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंगली प्राइवेट सेक्टर में ये काम अब अच्छा होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब कंपनी सर्वाइव कर रही हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। लेकिन अभी भी जो सरकारी इदारे हैं या जो सरकारी निज़ाम से मुंसलिक हैं, वहाँ पे यानी कि बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। जी, अमार जाफरी साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ सामीन को अच्छी मौसीकी भी सुनवाते हैं। सितम किए बहुत किए, किस किस को समझाऊं, ये काम की नाकामियां आओ तुझे बतलाऊं। इश्क हंसाए इश्क रुलाए, कभी दे पनखड़ियां कभी ला गिराए, ये नाम की बदनामियां, ये काम की नाकामियां। नजर का धोखा, ये दिलों का सौदा, आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका, तू जाने ना। ये आग ऐसी है जो तोड़ देती दिल, ये बात ऐसी है तो जागता रहे, ये रात ऐसी है अफान की ये दोस्त, वो बात ऐसी है। सुनो एक बात है, नगर नगर गुजर गए पर न मिला ठिकाना, ऐ शायरों ने सच कहा, इश्क है उलझा फसाना। इतराते हैं मुरझाते हैं, हम खुशियों में घुल जाते हैं। फराज की लिखाइयां, ये मीर की दुआइयां। हाँ, जान की उदासी, जोश का तराना, आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका, तू जाने ना।
मन भर जावे यार छोड़ जावे डर जाते हो तुम गलियां चौबारे मजनू पुकारे थक जाते हो तुम भरी जवानी में आँख कर गया है तेरी नम बेवजह के झोलियों में दे गया है रम ये हीर की मन मर्जियां ये फैज की का धोखा ये दिलों का सौदा आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका तू जाने ना तुझे खबर नहीं ये आग ऐसी है जो तोड़ती है दिल ये बात ऐसी है तू जागता रहे ये रात ऐसी है अफार की ये दोस्त सौगात ऐसी है तुझे खबर नहीं तुझे ये खबर आग ऐसी है जो तोड़ते ही दिल ये बात ऐसी है तू जागता रहे ये रात ऐसी है अफार की ये दोस्त सौगात ऐसी है वेलकम बैक जी सामिन स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे अम्मार जाफरी साहब से और उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत डिजिटल राहदारी की तामीर क्या है, इसकी क्या अहमियत है और मुस्तकबिल में डिजिटल राहदारी पाकिस्तान के लिए क्या तरक्याती इम्कानात ला सकती है। तो आइए अम्मार जाफरी साहब से बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। जी अम्मार जाफरी साहब, हम सी पैक की कामयाब तकमील की बात कर रहे हैं, लेकिन इस राह में एक बड़ा चैलेंज जो है वो हम ये भी देखते हैं कि मनफी बातें भी सामने आती हैं, प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाता है। तो ऐसे में सी पैक की कामयाब तकमील में इस तरह के जो साइबर जराइम हैं इनकी रोकथाम की क्या अहमियत है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस पर फेक और फिर डीप फेक। मैं समझता हूँ इस पे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं। जिन लोगों ने सी पैक के खिलाफ काम करना है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे और बल्कि बढ़ेंगे आगे। अब देखना ये है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। हमारा इंटरेस्ट लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट के अंदर है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब लास्ट इंटरव्यू में कि जब मैं चाइना आया था तो जब हम BRI हेडक्वार्टर गए थे तो मैंने जब नक्शा देखा था तो मैंने अपने साथियों से कहा था कि इस पूरे प्लान के अंदर चाइना से लेके पूरे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तक जो चेन है उसमें सी पैक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात सब पूरी दुनिया समझती है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि ये दुनिया समझ रही है तो ये मसाइल पैदा हो रहे हैं हमारे लिए। सही। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें नेशनल इंटीग्रेशन, पाकिस्तान सबसे पहले, हम सब इरेलीवेंट लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है। हमारे यहाँ इन चीज़ों की थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। हमें अपने एक नेशनल एजेंडा बनाना चाहिए। लेट द पॉलिटिशियन डू वट एवर दे आर डूइंग, बट जो बाकी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम टेक्नोलॉजी के इदारे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्हें सबको मिलके यकजुई के साथ जो साइबर क्राइम की आपने बात की है उसको रोकने का बेस्ट तरीका ये है कि साइबर को समझें पहले। साइबर ने आगे जाना है, पीछे जाना। मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेट के ऊपर आपका टाइम है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी स्पेंट वेरी रिस्पॉन्सिबली। इवन इफ यू आर प्लेइंग अ गेम ऑन इंटरनेट और यू आर डूइंग अ सीरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन इंटरनेट, आपको अपने टाइम को एडजस्ट करना चाहिए कि मैं ये टाइम इसके ऊपर। मैंने देखा 80% लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ने की जिनकी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को किसी और तरीके से चीज़ों इंटरनेट को देखना चाहिए, प्रोफेशनल को किसी और तरीके देखना चाहिए, बच्चों को और तरीके देखना चाहिए, इवन जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको और तरीके से देखना चाहिए। साइबर क्राइम इसीलिए बढ़ते हैं किसी मुल्क के अंदर कि उसमें साइबर सिक्योरिटी नहीं होती। जितनी बेहतर आपकी साइबर सिक्योरिटी होगी उतने कम साइबर क्राइम होंगे। जितनी आपकी पूरा अंडरस्टैंडिंग होगी साइबर सिक्योरिटी पे लोगों की कि पासवर्ड कैसे रखना है, डबल ऑथेंटिकेशन क्या है, इदारों की अपनी साइबर सिक्योरिटी है, लोगों की अपनी साइबर सिक्योरिटी है, इल्म की जो नॉलेज सेंटर है उनकी अपनी साइबर सिक्योरिटी है, और ये अब बड़े डिफाइंड स्टैंडर्ड बन चुके हैं। वी डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील नाउ।
हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी पे क्या है, 27001 क्या है, GDPR क्या है, जो लॉगिन्स की रिक्वायरमेंट है, ऑथेंटिकेशन चीज़ें क्या हैं, इस पे लोगों को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए, इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। हर आदमी को हर काम के समझने की जरूरत नहीं है। जिसने वाईफाई बनाया था उसने बहुत मेहनत की थी, सही। लेकिन जो लोग वाईफाई इस्तेमाल करें उनको सिर्फ समझने की जरूरत है कि वाईफाई कैसे काम करता है, सेकंड लेयर के ऊपर वाईफाई को सिक्योर कैसे करना है। तो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसकी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फ्रेमवर्क में ही वो चीज़ समझानी चाहिए लोग। सही सही। आखिर में अम्मार जाफरी साहब एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, बल्कि पैगाम भी लेना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त हम ये देखते हैं कि जो चीन की मुख्तलिफ़ जामियात हैं इसमें ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की जो तादाद है वो 30,000 से ज़ायद हो चुकी है। तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या ऐसे शोबाजात हैं जिनका मुस्तकबिल भी है और जिन पर उन्हें ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन पावर है जो सो चाइना में है हमारी। पहले तो मैं चाहूँगा कि कुछ चाइनीज़ लोग पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के लोग चाइना जाएं, ताकि एक हमारी जो नेशनल अंडरस्टैंडिंग है दोनों ममालिक की वो बढ़े। जो हमारे बच्चे चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि ये सीखें कि उनके यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, वो किस तरह लिंक कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी डेवलपमेंट के साथ। मैं रहा हुआ हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग है चाइना की कि वो फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चे को इंगेज कर देते हैं किसी डेवलपमेंट सेक्टर के साथ, और वो उसकी डिग्री को लिंक कर देते हैं उसके साथ कि बेटा ये काम मुकम्मल करो तो डिग्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं अगर वो PhD करने गए हैं और वापस आके वो जॉब करते हैं तो उनको ये बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी में जब बच्चा होता है वो अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है उस वक्त, एज के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, पहली बात। दूसरे, जो बच्चे चाइना में हैं उनको समझना चाहिए फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। देखिए, फ्यूचर के अंदर जो ज़माना है वो मेटावर्स का है, जो फ्यूचर का ज़माना है वो 5G टेक्नोलॉजीज का है, जो फ्यूचर का ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। सबसे बड़ी बात ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का है। ये तमाम बज़वर्ड्स पाकिस्तान में अभी समझे जा रहे हैं। चाइना में ये मैच्योर हो चुके हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अब चाइना में लैंग्वेज प्रॉब्लम खत्म हो गया है। वो इंग्लिश को इजीली चाइनीज में ट्रांसफर कर लेते हैं, चाइनीज को इजीली वो उर्दू को चाइनीज में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वो तमाम स्किल्स जो हमारे मुल्क में अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, हमारे बच्चों को वो सीखनी चाहिए अपनी तालीम के अलावा। डिग्री जरूर करें वहां से, लेकिन कोई एक आधी चीज जैसे SDGs है, साइबर सिक्योरिटी है, इसका कोई एडिशनल कोर्स ले लें, और यही मौका उनके लिए कोई जिंदगी में नई चीजें सीखने का। सही जी, बेहद शुक्रिया आपका अम्मार जाफरी साहब, आपने अपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ
صبح ہو یا شام اس جیون بگیا میں صبح ہو یا شام اس جیون بگیا میں سارے نشان ملتے ہیں پھول جہاں کھلتے ہیں آؤ وہاں 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 چلے آؤ وہاں 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 چلے آؤ وہاں 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 چلے آؤ وہاں 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 جی سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں urd@cri.com.cn پر۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ شاہد افراز خان کو CRI کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبزی چائے لا بھائی شیدے کیسا ہے بھائی؟ بڑی زبردست چائے بنائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سے اچھا کام ہے ان کا چل پڑا ہے اور اچھی چائے دیتے ہیں۔ اچھا شیدہ بہت زبردست چائے بناتا ہے۔ ڈھابے پر جمے دوستوں کی محفل۔ تمہارا سونا جھگڑا ہوا ہے؟ ہاں ہوا تھا۔ مار بھی پڑی ہے؟ ہاں تھوڑی بہت پڑی ہے۔ تھوڑی بہت پڑی ہے، اچھی خاصی پڑی ہے۔ تو پھر ہر پروگرام ہوگا ہاؤس فل، ڈھیر ساری مزیدار گپ شپ اور اپنے پسندیدہ گانے۔ سنیے اپنے فیوریٹ آرٹسٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان عادل۔ میں ہوں سید عاصم رضا۔ دوستی ڈھابا انجوائے کیجیے منڈے ٹو فرائیڈے دوپہر 1 سے 3 بجے تک دوستی FM 98 پر۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا انداز، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی ولولہ، میڈیم ویوز، شارٹ ویوز اور FM پر ایک ساتھ۔ ہماری نشریات آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر، اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ، صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے۔ صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر، صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر، رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر، اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹس، ڈاکیومنٹریز
और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।